सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पानी की कहानी। पानी की कहानी के रचयिता रामचंद्र तिवारी हैं। इन्होंने बूंद की कहानी के माध्यम से बताया है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों से झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। अर्थात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे कि अचानक बेर की झाड़ी पर से एक मोती सी एक बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई। कलाई से सरक कर वह हथेली पर आ गई और ओस की इस बूंद को देख करके वह हैरान हो उठे कि कोई बूंद पेड़ से आकर उनके हाथ पर कैसे गिर सकती है। यह जानने के लिए उनकी जिज्ञासा जाग उठी। जैसे ही लेखक की नज़र ओस की बूंद पर पड़ी, वह रुक गई। थोड़ी देर बाद लेखक को सितार के तारों की तरह कुछ संगीत सा सुनाई देने लगा। लेखक ने सोचा कि सितार बज रहा होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर लेखक को यह एहसास हुआ कि यह आवाज़ उनकी हथेली से ही आ रही है। ध्यान से देखने पर लेखक को मालूम हुआ कि जो उनकी हथेली पर एक बूंद गिरी थी, अब वह दो हिस्सों में बट गई है और वे दोनों हिल हिल करके ऐसी आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि दोनों जो बूंद के दो कण हो गए हैं, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद ने मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक को जब आभास हुआ कि दोनों बूंदे मधुर ध्वनि में बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा था कि जैसे वो बूंद उनसे कुछ कहना चाह रही है। तो क्योंकि उन्हें सुनो सुनो ऐसी आवाज़ सुनाई दी थी, लेखक ने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर दोबारा से आवाज़ आई कि सुनो सुनो। अब लेखक से रहा नहीं गया और वह उत्सुकतावश लेखक के मुँह से निकल गया कि कहो कहो। लेखक ने जैसे ही ओस की बूंद से बात करने लगे, ओस की बूंद मानो खुशी से हिली और बोली कि वह ओस है। ओस ने आगे कहा कि लोग उसके इस रूप को पानी के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी जानते हैं। यह जानकारी ओस ने जब लेखक को दी तो लेखक ने कहा कि यह बात मुझे पहले से ही पता है। अब ओस की बूंद अपने बारे में बताती हुई कहती है कि वह लेखक की हथेली पर से बेर के पेड़ से आई है। जब ओस की बूंद ने लेखक को यह बताया कि वह बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई है, तो लेखक ने कहा कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि बेर के पेड़ पर कोई पानी की ऊंची धार नहीं है जो वहाँ थी। लेखक के हाथ पर आकर के गिर गई। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों के हृदय टटोलती फिरती थी, एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। यहाँ पर बूंद कह रही है कि मैं बहुत दिनों से भूमि पर इधर उधर घूम रही थी, लेकिन एक दिन में पकड़ी गई। वह जो पेड़ तुम देखते हो, अब बूंद कह रही है। जब लेखक ने पूछा कि कैसे पकड़ी गई तो, तब बूंद कह रही है कि जब वह पेड़ देख रहे हो, वह ऊपर से जितना बड़ा है, बड़ा नहीं, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है कि यह पेड़ जितना ऊपर से बड़ा है, उतना ही पृथ्वी के अंदर अर्थात जो पेड़ की जड़ें हैं वो भी इतनी ही बड़ी है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं।
मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश को सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं कि कुछ बूंदों को तो पेड़ में समाहित हो जाती है कुछ बूंदें तो, और कुछ का जो अंश बचता है थोड़ा बहुत वह उनसे छीन करके बाहर आ जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। जो बूंद है उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप उठा। तुम क्या समझती हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? इन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक कह रहा है कि बूंद ने मुझे बताया कि तुम क्या समझते हो कि तुम ये जो पेड़ हैं वो इतने ते बड़े ऐसे ही खड़े हैं? नहीं, ये बूंद के जैसे असंख्य जो बंधु भाई हैं उनके प्राणों के न्योछावर होने के बाद में वो इतने बड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने मेरा शरीर छू गया कि मैं है वह भूमि पर पृथ्वी पर खनिज जो है उनमें अपना शरीर को घुला करके आनंद से भ्रमण कर रही थी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं एक रोए से टच हो गई। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। जड़ का जो रोया था उसके द्वारा बूंद को खींच लिया गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फिर आपके साथ क्या हुआ? मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। वायुमंडल में जितने कण जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ पर स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब मुझे तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। यहाँ पर बूंद कह रही है कि मैंने इतना संघर्ष किया धरती के अंदर जाने के बाद में रोए द्वारा खींच ली गई। उसके बाद में भी मैं सांसत भोगती रही और उसके बाद में मैं जैसे तैसे जान बचा करके पत्तों पर आई और आते ही मैंने सोचा था कि मैं भाप बन करके उड़ जाऊंगी, लेकिन सूर्यास्त हो गया था। इसीलिए जो जल कण थे वो ही पर्यावरण में काफ़ी थे, अर्थात रात को मैं भाप बन करके उड़ नहीं सकती। अब तुमको देख करके मेरी जान में जान आई है। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकलने तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अर्थात लेखक कहते हैं कि जब ओस की बूंद ने उसकी रक्षा करने का लेखक ने जब ओस की बूंद को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया तो बूंद ने लेखक को धन्यवाद दिया और फिर कहा कि केवल वह तब तक ही रक्षा चाहती है जब तक कि सूर्य न निकले, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद में उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह उड़ जाएगी। बूंद लेखक को बताती है कि उसका जो जीवन है वह बहुत ही अनोखा है, अनेक विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। तो मैं तुम्हें मेरी जो जीवन की विचित्र घटनाएं हैं वह सुनाऊंगी तो तुम्हारे हाथ में भी दर्द नहीं होगा। अच्छा सुनाओ। लेखक कहते हैं कि ठीक है, तुम विचित्र घटनाएं सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह उपग्रह बन गए थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ओस की जो बूंद है वह कहती है कि
लेखक को कहती है कि सृष्टि के निर्माण के समय से मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ कि ओस की बूंद कहती है कि उसके जो पूर्वज हैं उनकी रचना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसों से सूर्य के घेरे में लपटों से अर्थात सूर्य की जो रोशनी है उसमें मौजूद थी दो गैसें अर्थात उस समय वह गैस के रूप में थी। सूर्यमंडल में अपना निश्चित मार्ग चक्कर काट रहा था और वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी, बहुत कुछ निर्माण हो चुका था और नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया था। अनेक ग्रह उपग्रह बन गए थे। हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर तक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट करके उसके पीछे चला। सूर्य का टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यहाँ पर ओस की जो बूंद है वह लेखक को बताती है कि उनके जो वंशधर हैं, जो पूर्वज हैं, वे अपनी भयानक लपटों से अभी तक उनके मुख की जो उज्ज्वलता प्रदान कर रहे थे, चमक प्रदान कर रहे थे। ओस की बूंद कहती है कि उसके पुरखे बहुत ही खुशी से प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाच रहे थे। एक दिन की बात है, ओस को बहुत दूर बहुत तेज तक एक प्रकाश का पिंड नजर आया। उनकी आंखों को उसकी चमक सहन नहीं हुई और ज़्यादा रोशनी की वजह से आंखें बंद होने लगी। जब ओस की बूंद ने देखा कि एक प्रकाश का पिंड बहुत तेज गति से उधर आ रहा है, वह बहुत तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। जो जो पास आता जाता वह पिंड उसका आकार वैसे वैसे बड़ा दिखाई देने लगता और जो चीज़ें हैं वह दूर होती गई तो छोटी नजर आने लग गई। और जब वह नज़दीक आया तो उसका बड़ा रूप दिखाई दिया। यह जो गोला था वह प्रकाश पिंड का वह सूर्य से भी लाखों गुना बड़ा था। बूंद आगे कहते हुए कहती है कि यह जो उल्का पिंड का महान आकर्षण शक्ति थी, इसके कारण जो हमारा सूर्य था वह कांप उठा और ऐसा लग रहा था कि उसका ग्रहराज से टकराए हमारा सूर्य चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य उससे हजारों मील दूर अपना रास्ता बदल दिया था, अर्थात सूर्य उससे हजारों मील दूर जा चुका था। परंतु भीषण आकर्षण शक्ति ने सूर्य का एक भाग टूट करके और उसके पीछे चल दिया और वह जो भाग टूटा था वह इतना भारी और वजनदार था कि वह कई टुकड़ों में टूट गया। अब सूर्य का जो टुकड़ा अलग हुआ था उसी में से एक टुकड़ा है हमारी जो पृथ्वी है वह। यह प्रारंभ में जब बन रही थी तब एक बड़ा आग का गोला थी। धन्यवाद। आगे का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे।